जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब, आज की बड़ी खबर तो वही है जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है। ठीक है, APC थी, उसमें जरदारी साहब ने तकरीरें की, मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना साहब से याद आया कि उन्होंने बहुत बड़ा रोला डाल दिया कि जनाब के ये देख लें, नवाज शरीफ साहब की लंदन से तकरीर बरह रास्त चल गई, बिलावल भुट्टो साहब की चल गई, शहबाज शरीफ साहब की चल गई, जरदारी साहब की चल गई, सबकी चल गई, और मौलाना जिसके पास स्ट्रीट पावर है और इस वक्त क्लाउट है, उनकी तकरीर नहीं चलने दी गई और वो इस वक्त वहाँ रंजिश का शिकार होकर बैठे। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? इस पर मैं ज़रा आपसे बात करना चाहूँगा कि जानबूझकर उनकी आवाज़ म्यूट की गई। और मौलाना तो कहा भी है, उसने कहा हुकूमतों ने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिशें की, उन्होंने नहीं दबाई, लेकिन आपने तो हमारी जहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी गई। इस पर बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है, मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों के लिए इट मे हैव कम एज ए वेरी सरप्राइज़ कि इतनी सख्त मेरा ख्याल तकरीर के लोग तवक्को नहीं करते थे, स्पेशली जब वो ज़मानत पे हैं, मरियम साहबा ज़मानत पे हैं, केसेस चल रहे हैं और उनको उन भगोड़ा ऑलरेडी उनको अब कह सकते हैं उस पर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी इमरान खान साहब पे तो तनकीद उन्होंने की, इमरान खान साहब को उस तरीके का उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने कहा ये इमरान खान साहब हमारा हदफ ही नहीं है, इनको लाने वाले, मतलब ये था GHQ या मतलब एस्टेब्लिशमेंट पे सीधी बात की है कि आप लोग लाए हैं, हम इनकी नलायकियों का जिम्मेदार आपको समझते हैं, धांधली हुई वट एवर जो भी हुआ, तो इशारे तो उधर ही किए थे। एक और जो चीज़ उन्होंने की डायरेक्ट, अगेन मेरा ख्याल बम शेल होगा इनके लिए, यहाँ पे हुकूमत के लिए, उन्होंने जनरल ये सलीम आसिम बाजवा साहब जो हैं, इन पे बात की। उन्होंने कहा ना कि जनरल सलीम आसिम ये बाजवा साहब पे कोई बात नहीं करता, मीडिया पे कोई शोज़ नहीं होते, कोई गुफ्तगू नहीं होती, उनके पास अरबों के कहाँ से इतने पैसे आ गए और कोई उस पर GAT नहीं बन रही, नो बडी इज़ आस्किंग एनी क्वेश्चन। उन्होंने डायरेक्ट एक तरह का वो भी उस पर एक आया। और प्लस जो जिस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, ये तो है आप इस पर बात करेंगे पूरी, उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि पूछा जाए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से और राजा परवेज़ अशरफ साहब से कि यहाँ पे ये जो मुंतखब हुकूमत है ना, इनके बाजू कैसे कसे जाते हैं, मतलब ये कि इनको वज़ीर आज़म बनकर इनको चलने नहीं दिया जाता। अपना भी उन्होंने बताया कि मुझे हथकड़ियाँ लगी, गिरफ्तार किया, वही जो उनका 12 अक्टूबर वाला है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ओवरऑल इसका तकरीर का? आप क्या इमेज अब तवक्को कर रहे थे कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड हिटिंग तकरीर करेंगे नवाज शरीफ साहब? लोगों का पता नहीं, मगर मैं बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा था कि वो इतनी ही सख्त बातें करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ये सख्त बातें ना करनी होती तो फिर वो तकरीर ना करते, फिर वो पहले की तरह खामोशी, एक सस्पेंस रखते कि जी मैं किसी वक्त भी बोल सकता हूँ, डरा के रखते। तो अगर वो मान गए थे कि उन्होंने तकरीर करनी है तो फिर ऐसी ही सख्त बातें करनी थी। अब इसके बाद देखना है कि इस सख्त तकरीर इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से, जिन सख्त अल्फाज में, बड़ा कम ही पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का हुआ होगा कि इतनी सख्त बातें ओपनली TV पे चली, तमाम लोगों ने देखी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे बैठी हुई थी, आपने हमने सब ने तबसरे किए। अब देखना है मुख्तलिफ लोगों का इस पर क्या रिएक्शन क्या आता है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये जो हाइब्रिड मॉडल जो खुद ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए हैं, कामरान खान साहब ने इस्तेमाल किए थे, पता नहीं इजाज़त से किए थे या बग़ैर इजाज़त के किए थे, मगर वो टर्म चल पड़ी है। तो इसको जो फ्लॉन्ट किया जा रहा है कि दिखाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि हाँ हम ये अकेले इमरान खान हुकूमत नहीं कर रहे, ये हम पार्टनर्स हैं, और ये खुल्लम खुल्ला जो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव किस्म का ये जो बताया जाता है कि इदारों की शमूलियत है हुकूमत साजी में, पॉलिसी साजी में, ब्यूरोक्रेसी के लगाने में, कैबिनेट के लगाने में, आपको मुझे दबाने में, इसके क्या समरात अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि इदारे बहरहाल मुतनाज़ा बनना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना मुल्क कर सकता है अफोर्ड, ना इदारे अफोर्ड कर सकते हैं, ना इदारों के अंदर अफराद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मुल्क के तो हमेशा ही कहा जाता है संगीन हालात हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर मैं, क्योंकि इंडिया और चाइना की जो कशीदगी हुई है, हम समझते हैं कि जंग हमारे धाने पे खड़ी हुई है, हमारे इर्द गिर्द जो मिडल ईस्ट में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो अफ़गानिस्तान अभी सेटल नहीं किया हुआ, तो इसलिए ऐसे मौक़ों पे इदारों के मतलब जब मुल्क के अंदर ये बातें होंगी तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। शायद मौका आ गया है कि थोड़ा सा पीछे हुआ जाए कि आज ओपनली ये जो कहा जा रहा था कि जी इनकी तकरीर नहीं दिखाई जाएगी, तकरीर दिखाई भी गई, बातें भी की, और अच्छा मेरा कल फैसला भी था, ये अच्छा फैसला भी ये था कि जाने दिया गया, दबाने से और हालात ख़राब होने थे पहले तो। और दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि डॉक्टर आसिम बाजवा का नाम लेके उन्होंने, डॉक्टर नहीं जनरल आसिम बाजवा का नाम लेके उन्होंने जिस तरह की बातें की, उनकी एलिजेड मुबैना करप्शन के मतलब और CPAC को मुतनाज़ा बनाने की बातें की, तो ये बड़ी बड़ी, बहरहाल वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, ठीक है वो नाअहल हो गए हैं, फिलहाल बाहर गए हुए हैं, बीमार हैं, वैसे बीमार बिल्कुल नहीं लग रहे थे। तो ये इससे एक इन चीज़ों का सिर्फ बातें होना ही
वरना हम उस जनरेशन में ग्रो किए जब हाश हश रहता था, सरगोशियों में बातें होती थी। जो सरगोशियों में बातें होनी थी वो बांगे दोगल टीवी पे, गली ज़ुबान मोहल्ले हर जगह जब होने लगे और दारों के हवाले से हों तो फिर ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। दूसरा ये देखना है कि उनकी अपनी पार्टी नून लीग का, कि इसके बाद ये इनका दिखा के चेहरा इस तरह के नवाज शरीफ का, तो शहबाज शरीफ साहब डील मारते हैं नहीं मारते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी का देखना है कि आया वो इस सख्त किस्म के नवाज शरीफ के इस तरह की तकरीर के बाद उसके साथ खड़े होते हैं या थोड़ा सा पीछे हटते हैं, ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमारे इनसे सारे चीज़ों में मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। मौलाना मैं समझता हूँ खुद ही शायद मुझे लगता है कि बहाने ढूंढ रहे हैं इससे थोड़ा सा रेगल आउट करने का, क्योंकि इसकी क़यादत उन्हीं है। पिछला वाला जो धरना था उसके जो अमीर भी वही थे, सफ़ीर भी वही थे, तो अभी उनको वो रोल नहीं है। उसके बाद फाइनली सबसे ज़्यादा पीटीआई को सोचना है कि पीटीआई 2 साल में, ये आपका जुमला मैं मुस्तार ले रहा हूँ, कि 2 साल में इस नहज पे पहुँचे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। काफ़ी सारा मीडिया का एक मेजर हिस्सा जो कि इनके साथ था, इन्होंने उसका मार मार के वो बिगाड़ के हशर किया है मीडिया का, कि मीडिया का एक मेजर हिस्सा इनका बहुत क्रिटिकल भी हो गया और इन सारी चीज़ों को आज दिखाया भी जा रहा है। और दोबारा ये सवालात उठ रहे हैं कि जनाब ये एक गैर मुतवाज़न पॉलिटिक्स हो गई है, पता नहीं क्या होगा, ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी। ये सवाल जो पहले नहीं किए जा रहे थे, 2 साल में इनकी परफॉर्मेंस और इनकी जो काम है उसकी वजह से ये सवालात बड़ी जल्दी ही दोबारा खड़े हो गए। आमिर, मैं थोड़ा सा आपने जो बात ना मीडिया से वहाँ से शुरू करते हैं कि पिछली कैबिनेट के इजलास में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मीडिया के लिए 1.2 बिलियन रुपीज़ उन्होंने रिलीज़ किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जनाब की मीडिया की गुडविल जो है ना वो विन की जाए। अब उन्हें 2 साल बाद एहसास हुआ है कि वो ये भूल गए थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने अपने दौर में 35 बिलियन रुपीज़ के इश्तिहार दे के गए थे। बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जिनको ये अच्छा खासा पैसा दे के गए थे। इन्होंने आते कहा था कि जनाब हम इन ग्रुप्स को जो है ना, हम मीडिया अपना आके वो बदले, अपना मॉडल बदले, अपने आप को ठीक करें, हम क्यों इनको ब्राइब करें, हम क्यों टैक्स पेयर का पैसा दें। 2 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं जनाब, वही अब टैक्स पेयर का पैसा उन्हें देना पड़ गया। अब उन्हें ज़रूरत पड़ गई कि हम गुडविल को ठीक करें। उसका नतीजा क्या निकला, जो मेरे अल्फाज थे कि जो काम यहाँ पे 22 साल में नहीं हो सकता था, जितनी यहाँ पे मिसमैनेजमेंट, करप्शन और चीज़ें सामने आई थी, पीपल्स पार्टी की पहले आई, फिर नवाज शरीफ साहब की, उनकी पार्टी की आई, मेरा ये ख्याल था कि 22 साल इनको खड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर इमरान खान साहब कुछ डिफरेंट करते, अपनी गवर्नेंस ठीक करते, बंदे सही। नवाज शरीफ साहब की तकरीर से बहुतों से बहुत सारा हमें इख्तलाफ हो सकता है कि उनका वो जो एक्ट्स हैं, वो जो कुछ कहते हैं करते नहीं हैं। जब पावर में होते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें कहते हैं जिनका आज बैठ के बैशिंग कर रहे हैं, वो काम वो भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो बातें की उन्होंने ठीक की हैं। अपोजिशन के वजीर पकड़े जाते हैं, अपोजिशन के लोग पकड़े जाते हैं, अपनी कैबिनेट में बड़े बड़े स्कैंडल है पी के। जो भी स्कैंडल है इमरान खान साहब ने कहा नहीं ये तो ये मैटर नहीं करता, वो नदीम, वो बाबर साहब का है, खुसरो साहब का है, तरीन साहब का आ जाए, साथ में आपके ये आ जाए, वहाँ रजाक दऊ साहब आ जाएं, हर इंक्वायरी में इनके नाम है, हर दूसरे उसमें काम में इनके नाम डले हुए हैं। जो ही कैबिनेट में कोई चीज़ आने लगती है कहते नहीं ये तो बड़े अच्छे लोग, इमरान खान साहब खुद रोकते हैं। पंजाब की हालत हमने देखी हुई है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आपने एक कमज़ोर बंदा लगाया कि लोग जो हैं उनको नज़र आता है कि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। सो इमरान खान साहब ने कई फ्रंट उन्होंने यक वक्त खोले। सबसे बड़ा जो डेंजरस और गलत मेरा ख्याल उनका फ्रंट था जो उन्होंने मीडिया के साथ खोला, और जिस तरीके की उन्होंने मीडिया के साथ हैंडलिंग करने की कोशिश की। मीडिया को अपनी जान बचाने के लिए एक ऑप्शन रह गया था कि वो इमरान खान साहब से उन्होंने बचना है। अगर हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, चैनल्स हैं या मालकान हैं या सारे जितने भी थे, कि अगर आपने बेरोजगारी से बचना है, हज़ारों लोग बेरोजगार हुए आपकी स्ट्रेटजी की वजह से, पॉलिसीज की वजह से, शोज़ बंद हुए, लोगों को हरास किया गया, बहुत सारों को उठा लिया गया, वो सामने हैं चीज़ें। तो ये फिर इन्होंने मीडिया को आके एंटेगोनाइज किया। अब 2 साल बाद कह रहे हैं नहीं जनाब गलती हो गई थी मीडिया के साथ। मेरा ख्याल इट्स टू लेट। मीडिया ने पोजीशन को खड़ा किया है, जो मेरा व्यू है। उन्होंने इनको दिखाया है, बड़ा दिखाया, उनके छोटे मोटे काम जो थे ना उन्होंने बड़े करके दिखाए। खैर ये तो अपनी जगह पे। असल जो उनका हिट हुआ है वो जनरल सलीम आसिम बाजवा साहब पे आ रहे हैं। इससे मुझे ये फील होता है कि जो इनके दरमियान कोई गुडविल पैदा हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और इनके नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के दरमियान, वो हुई थी जब जनरल यहाँ पे बाजवा साहब जो हैं ये हो गए अपने कमर जवेद बाजवा साहब, इनका जब वोट का टाइम आया था, ये अभी की बात है ना, ये यकदम इनको जमहूरियत याद आ गई है, यकदम इनको अपना एक असूल पसंदी याद आ गई, वोट को इज्जत दो। 6 महीने पहले तो ये खुद एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। इनका वर्कर जो है सोशल मीडिया टीम में जो है वो लोग छोड़ गए थे कि भाई साहब हमें तो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, आपने जाके वहाँ पर वोट डाल दिया है, जनरल बाजवा साहब को वोट डाला है, जिसके बाद इनके रिलैक्स हुए, जमानतें हुई, बहर जाने का, सारी चीज़ें लिंक थी। अब कहीं फील होता है शायद मरियम नवाज़ को जो बहर नहीं जाने दिया गया, उसके बाद इन्होंने शायद अप्रोच किया है
अदरवाइज तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे, सोहेल वड़ैच को भी कहा उन्होंने कि भाई साहब मेरे तो कैबिनेट का नाम डिक्लेयर वो क्लियर हो गए थे, ये अभी तक अपने नाम क्लियर करवा रहे थे कैबिनेट को, जो आज कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, जो पहला ट्वीट उन्होंने किया वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत तो खुद नहीं दे सके। खैर अब ये पता चलता है कि मेरा ख्याल है बातें किस हद तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चली गई हैं। जब इन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब को हिट किया अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पे, और फिर उन्होंने मीडिया को भी कहा कि आप लोगों ने भी स्टोरी यूज़ नहीं की, आपने भी कुछ चीज़ शोज़ नहीं किए, आपने भी नहीं किए, और बाजवा साहब की जो प्रेस रिलीज थी उसको साहब ने चलाया, लेकिन जो उसकी अहमद नूरानी साहब की स्टोरी थी वो किसी ने नहीं चलाई, उनका कहना था। जब वो बाजवा कहते हैं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आमिर भाई ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, सरनेम बाजवा कहते हैं तो बाजवा इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ठीक है, उनका नाम कमर जवेद बाजवा है, फेयर एनफ। दूसरे सलीम बाजवा साहब हैं, उन्होंने भी बड़ी एक टॉप पोजीशन पे काम किया हुआ है, DGISPR रहे हैं, आजकल वो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, साथ में आप देखें वो सिपैक को हेड कर रहे हैं। सो जब वो बाजवा कहते हैं तो लोगों को बेशक वो नाम डिफरेंट लें, सलीम बाजवा कहते हैं, लेकिन वो टल्लियाँ तो खड़क जाती है ना कि यू आर हिटिंग द सरनेम, यू आर हिटिंग द बाजवा क्लैन एज वेल। सो उससे मुझे लगता है कि इस दफ़ा थिंग्स जो है ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी हद तक जनाब मुशर्रफ वाला दौर तक कश्तियाँ अपनी जो है ना वो किसी हद तक जला के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज भेजा है कि अब आपके साथ लड़ाई जो होनी है ना खुली हो सकती है, अब हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। आपने धांधलियाँ करवाई, आपके जर्नल जो हैं वो उन पे उस पर ये मुबैना तौर पे करप्शन के स्टोरीज भी आ रहे हैं, आपको बनी गाला की GAT भी नहीं बनी, चीनी स्कैंडल भी आ रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई, वीट स्कैंडल। सो स्पीच ऑन एट द स्पीच देखें, इनके एक्शन पे ना जाएं, वो एक्शन इनके ऐसे रहते हैं, एज ए होल स्पीच इनकी बड़ी हार्ड हिटिंग थी, और मेरा ख्याल है देयर माइट बी सम मतलब स्लीपलेस नाइट्स। ये कैसा बिल्कुल होनी चाहिए स्लीपलेस नाइट्स, अगर नहीं है तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है, फिर परेशानी का मसला है। बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इदारे इस तरह मुतनाज़ नहीं बनाए जा सकते, और ये जिस तरह की गुफ्तगूएँ हो रही हैं यहाँ पे एग्जैक्टली मीडिया, इसीलिए मीडिया इंपॉर्टेंट है कि मीडिया ने ये तशरीह करनी होती है चीज़ों की, बयानियाँ बनाना होता है। जिस तरह अभी आपने सियाबों को सबाक के साथ तनाजुर में इनकी स्पीच को देख रहे हैं कि ये इबके तिबके इनका बदलता रहता है, जब इनको काम पड़ता है, डील चाहिए तो नरम हो जाते हैं, वोट पार्लियामेंट में डालते हैं, और जब नई डील मिल रही होती तो ये सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप क्योंकि इसको इस तरह तशरीह देना चाह रहे हैं, जो एक वो मीडिया है जो कि यहाँ पे एक तो वैसे ही पोलराइज्ड है, एक फिर गुस्से में और बेरोज़गारी में भी बैठा हुआ है कि इनकी तनाजुर के बगैर वो फिर ये चीज़ें पेश करना करता है। इसीलिए ये पाकिस्तान की पहली मैंने बेवकूफ़ हुकूमत मैं कहूँगा इन कोट अनकोट कि जो कि मीडिया के साथ लड़ी, वरना यहाँ नहीं लड़ा जाता, दुनिया भर में नहीं लड़ा जाता। जो है ये कोई ट्रंप जैसे ही लोग होते हैं जो लड़ते हैं, वरना हमारे यहाँ तो आप देखें आप और मैं कितनी चौरी शुजात वगैरह की दाद देनी पड़ती है, उनकी इतनी तनकीद करते हैं, मगर वो लड़ते नहीं हैं आगे से। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली यही सिखाया जाता है कि मीडिया के साथ हुकूमतों की लड़ाई नहीं बनती है, और जिस जिस हुकूमत ने लड़ाई की नुकसान। आप कह रहे हैं कि अब 2 साल बाद ख्याल आया, मेरा नहीं ख्याल है, अभी भी इनको ख्याल आया चुका है, मेरे थोड़े से आपके पास क्योंकि सबूत है कि आप कह रहे हैं कि कैबिनेट के अंदर उन्होंने कहा है कि इतने पैसे दिए जाएं, मगर गुडविल पैदा की जाए, मगर गुडविल कैसे मेरी है कि ये दे भी दें अगर चीज़ें, तो इनको पहले तो जिन्होंने ये मशवरे दिए थे उनके कान पकड़ें कि जिन्होंने इस काम पे लगाया। दूसरा, सिर्फ पैसे देने से मसला नहीं है, गुडविल बनाना इतना आसान काम नहीं है, परफॉर्मेंस भी तो ठीक है। मैं उधर ही आ रहा हूँ, पहले तो है कि आसान भी नहीं है कि आपने सिर्फ ये कह दिया पैसे दे दिए, नहीं है, आपको कुछ परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। ये भी लोगों को दिखाना है कि आप तब्दील होने के लिए तैयार हैं। आपसे जो 2 साल में गलतियां हैं जिससे लोगों की मायूसी बढ़ रही है, तो वो आपको वो तब्दीलियां कैबिनेट में करनी पड़ेंगी, अपनी ब्यूरोक्रेसी में करनी पड़ेगी, अपनी टीम में तब्दीलियां अपने में अजज दिखाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जनाब ये गलतियाँ हुई हैं। और ख़ास तौर पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, बिजली पानी यूटिलिटीज़ के जो हैं, वहाँ पर जो बंदे जिनके ऊपर उंगलियाँ सवाल है उनको फारग करना पड़ेगा, और कुछ पॉलिसी रिवर्सल करना पड़ेंगे, और चीज़ों की जो बुनियादी चीज़ें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतें नीचे लानी पड़ेंगी। तो ये कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा, ये सिर्फ PR की बात नहीं है, कुछ जेन्युइन इश्यूज़ हैं। वैसे सवाल जो मेरे उठाए हैं इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में, मैं फिर कहता हूँ कि उनके एक्शन पे हम नहीं जाते,
उन्होंने गलत काम किए, हम सबसे बड़े नाके थे, निकल गए उसमें से, इलेक्शन हार गए, डिसमिस हो गए, वट। लेकिन 2-4 सवाल तो बड़े अहम हैं। जैसे मैंने कहा जनरल सलीम बाजवा साहब के उस पर जब JAT बन सकती है, बाकियों पे बनी है, तो डिमांड्स लोग कर रहे थे कि जनरल सलीम आसिम बाजवा साहब पे भी JAT बननी चाहिए थी। उनको भी अपने, अभी तक उन्होंने सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की है जो वो रसीदों वाली बात करते हैं, रसीदें कहीं से हमें नजर नहीं आई, कहीं पे कोई उसका मनी ट्रेल वगैरह वट जो भी कहें वो उस तरह का सामने नहीं आया, नंबर 1। दूसरा जो चीनी स्कैंडल की बात करें, ये भी नवाज शरीफ साहब इस मामले में समझता हूँ ठीक कह रहे हैं कि जनाब 52 रुपए पे चीनी छोड़ के आप 105 तक ले गए, कोई जवाब नहीं है। बिलियंस 300-400 बिलियन रुपीज आपने वहां से निकाल दिया। पावर कैसे है, वीट क्या है, आपने किसी चीज पे किसी एक अपने बंदे को इमरान खान साहब ने अकाउंटेबल किया। आप तो इसलिए आया था ना यहां से कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, आप उनसे मुख्तलिफ हैं, इनसे नवाज शरीफ साहब से, जरदारी से, लोगों ने इसलिए वोट दिए। लेकिन आपने अपने तमाम वजीरों को इमरान खान साहब ने वो तो उनको ये बुजदार साहब पे इतनी चीज़ें आती हैं, वो बुजदार साहब को क्लीन चिट देने के तैयार हैं। सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेरे वाले सवाल जो उठाए, क्वेश्चन किए गए, वो बड़े पर्टिनेंट है। ये ना देखें कि नवाज शरीफ उठा रहे हैं, ये देख लें कि सवाल वो जायज़ हैं या नहीं है। टू मी दे आर जायज़। मीडिया में मैं ज़रा थोड़ा सा आता हूँ, जो उन्होंने बात की है उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कि मीडिया में बड़ी सख्तियाँ, बिल्कुल हैं। ये सख्तियाँ जैसे आके नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले और दूसरे दौर में की थी, अगर आपको याद हो, मीडिया के साथ सबसे बड़ी लड़ाई में नवाज शरीफ साहब ही लड़ते हैं रहे हैं। बल्कि दूसरे दौर में ये मलिया, ये लोधी साहबा पे आपको याद होगा, नजम सेठी साहब पे, मीर शकील रहमान साहब पे बगावत के पर्चे किए हुए हैं नवाज शरीफ साहब। उन्हें तीसरी टर्म में जाके ख्याल है कि नहीं जनाब कि मीडिया के साथ हमने तल्लुकात ठीक रखने हैं, जो बात आपने की, लिहाजा उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उन्होंने इश्तिहारात भी दिए। दबाव उनके दौर में भी आता था। जहाँ तक ये बात है ना कि अब तक ये कंट्रोल बड़ा है मीडिया पे, अपनी बारी इनके पास आई थी, मैं एक ही दूंगा, और आप और मैंने बड़ा, वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। डॉन लीक्स आया, हम सबसे ज़्यादा उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ खड़े थे, मैं और आप अपने शोज़ में। हमने सीरियल को सपोर्ट दी, कोई एहसान नहीं किया, डॉन ग्रुप को हमने सपोर्ट दी, कोई एहसान नहीं किया, बट दैट्स व्हाट वी फेल्ट कि आप एक खबर लीक होगी, कौन सी क़यामत आ गई है भाई, ये खबर ही है ना। नवाज शरीफ साहब ने देखें क्या किया उस वक्त, इन्होंने सीरियल को इन्होंने ECL पे डाला, इन्होंने JAT बनवाई जिसमें इन्होंने ISI और MI के 2 ब्रिगेडें डलवाए, इन्होंने दर्जन भर सहाफ़ियों को उनके सामने पेश करवाया सर, अपने वजीरों को पेश करवाया, अपने अफसरान को पेश करवाया। उसी की फाइंडिंग में इन्होंने 3 वजीर बरतरफ किए, और डॉन को आपको याद है ये उस वक्त ये गद्दार करार देने लगे थे, उस पर पर्चा करने लगे थे, इस पर सीरियल पे सहाफ़ियों ने रोला डाला, इन्होंने उनको लेटर लिखे। जियो का मसला हुआ, जब हामिद मीर साहब वाला इशू हुआ था, इफ यू रिमेंबर, जब उन पर अटैक हुआ था, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मेरे पास इनके ऐसे सबूत हैं जिससे इनके मुल्क दुश्मन साबित होते हैं, आपको याद होगा। उस वक्त 15 में गए, उन्होंने 1 करोड़ पर जुर्माना किया और 15 दिन के लिए जियो को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कोई उस वक्त की आर्मी कमांड के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया था, वजीरों को बरतरफ किया, चैनल बंद करवाए, जुर्माने के। बट टुडे इज सेइंग कि जनाब मीडिया के साथ बड़ी जाती हो रही है, बड़ा गलत हो रहा है। जो भी हुकूमत आती है वो तो दबाती है, वो इमरान खान साहब ने ज़्यादा दबाया है। उन्हें समझ आ गई थी थोड़ी सी कि नहीं, मीडिया के साथ ये फ्रंट हमने नहीं खोलना। इमरान खान साहब को 2 साल बाद समझ आई है। क्या साहब, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि आजकल के दौर में जब भी कोई स्टोरी, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, जब वो पब्लिक हो जाती है तो आपको एक मेयार बनाना पड़ेगा। अगर जजों की, प्राइम मिनिस्टरों की नाअहली होती है, इस तरह की स्टोरियों के ऊपर उन पर तफ्तीश होती है, फिर किसी को कोई यहाँ पे सीक्रेट का कोई नहीं होता, सबकी होनी चाहिए। दूसरा, मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि ये जो इंक्रीजिंगली जनरल आसिम बाजवा के ऊपर जो है ना, ये एक सिम्पटम है। ये इससे रिलेटेड लोगों को ये जो शायद टाइम आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट को गौर करना पड़ेगा कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव पॉलिसी बनाई है, ये ओनरशिप और ये जो बहुत ज़्यादा दिखावे वाला, कि दिखाना भी एक होता है कि पीछे से रह के हमेशा उन्होंने हुकूमत किया है, ये जो सामने शक्ल भी दिखाना, फ्लॉन्ट करना अपने इस रोल को, उसके नुकसान आ रहे हैं। कि जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये इससे पहले भी आसिम बाजवा का जब सासे सबके आए, और नदीम बाबर के भी उतने ही कंट्रोवर्शियल थे कि उनकी अपनी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का था, बाकियों के भी सांसों का मसला था, सबसे ज़्यादा फोकस इन पे हुआ। क्योंकि लोग कोई आम मेरी और आपकी या किसी आदमी की कोई लड़ाई हो जाए तो वो है, मगर अगर वो कर्नल की बीवी है ना तो एकदम हाईलाइट, वो वायरल हो जाता है। देख ले कितना बड़ा रिएक्शन तो है। ये निशानदेही कर रहा है कि लोग कुछ कहना चाह रहे हैं कि जब आम हाउसिंग स्कीम का और होती है, DHA आ जाती है तो सारा DHA पे फोकस आता है। तो मे भी इनको पीछे हटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कह दूं कि आप ये देखें कि अभी थोड़ी सी विड्रॉल किया है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी यकीन करें DG ISPR का नाम ही याद नहीं हुआ, जो नए वाले हैं,
वो इसलिए कि पॉलिसी बदली है। वो पिछले जो थे गफूर साहब जो है, उनके नाम के गाने बन गए हुए थे, वो सेल्फियाँ बनाते थे, आपने मैंने दुबई में देखा है, वो इतने खुश होते थे अपनी पब्लिसिटी करके, और ज़रूरत से ज़्यादा पब्लिसिटी में डेल्व भी करते थे, पॉलिटिक्स में डेल्व करते थे। यहाँ तक कि रोल ये रह गया था कि संजीदा अदारे का जो एक तर्जुमान है वो इंडिया की एक्ट्रेसों के ऊपर दे रहा है, अपने कुत्ते के मतलब कह रहा है कि उसके मेरे से और मेरे बॉस से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो एक बड़ा गैर संजीदा कर दिया हुआ था। तो आसिम बाजवा और ये गफूर वाला जो मॉडल था, जो बहुत प्रोएक्टिव, जो इन्होंने अदारे के तर्जमानों को कर दिया था, उन पे रिएक्शन आ रहा है। उसके अलावा जो 2-3 आए, कभी कभी आपने किसी और तर्जमान DGISPR का जिक्र सुना, उनके अलावा सिर्फ उन पे फोकस आ रहा है जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आते रहे और सियासत में डेल्व करते रहे। तो शायद यही लेसन है, इसको ओवरऑल इस पैराडाइम को देखना पड़ेगा कि ये निशानदेही कर रही है इन चीज़ों की, कोई करेक्शन की तरफ इशारे कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने इनको फंसा दिया है कि अगर हमारे पे GAT बन सकती है, जरदारी साहब पे बन सकती है, नवाज शरीफ पे बन सकती है, डबल एज सोर्ड है ना, फिर डबल एज सोर्ड है, वो वही कह रहे हैं। फिर जनरल सलीम आसिम बाजवा साहब भी GAT होनी चाहिए। सो उन्होंने एक उनको मिल गया है जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हें करना भी चाहिए एज ए समझदार पॉलिटिशियन। में एक और चीज़ की तरफ जाते हैं इसके प्रोग्राम के उसके आखिर में 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब देख रहा था ना जरदारी साहब और इनको वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का प्यार मोहब्बत, मुझे 2014 याद आ गया। मुझे एक ना लॉ मिनिस्ट्री के सोर्स से एक मुझे फ़ोन आया कि तुम्हें एक अच्छी खबर है मेरे पास। एक दोस्त था, मैं खबरें मिल जाती थी वहाँ पे उस वक्त 2014-15 में। उसने मुझे एक लेटर दिखाया कि वहाँ से ये स्विस एक वकील ने लेटर भेजा था हुकूमत पाकिस्तान को, नवाज शरीफ की थी, कि जरदारी साहब ने एक एप्लीकेशन मूव की हुई है यहाँ पे इसमें स्विस या हुकूमत को, कि बेनज़ीर भुट्टो का जो नेकलेस वगैरह जो सीज़ किया था उन्होंने वहाँ पे वो अपने पास रख लिया था कि जनाब इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने कहा था ये करप्शन का पैसा और पाकिस्तान का पैसा बेनज़ीर का नहीं है, हमें $60 मिलियन वापस करें। तो बेनज़ीर भुट्टो के कुछ जेवरात या नेकलेसेस वगैरह भी वहाँ उन्होंने जब्त कर लिए। तो जरदारी साहब ने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे बच्चों की, अब वो वारिस हैं तो मेरे बच्चों की माँ थी तो उनको वापस करें ये जो है नेकलेसेस। नवाज शरीफ साहब ने उस पर आर्डर दिए तो उस वक्त के लॉ सेक्रेटरी को, नहीं जनाब इसी वकील को हायर करें और जरदारी साहब को ना ये पैसे लेने दें ना नेकलेस लेने दें, ये करप्शन का पैसा है। उस वक्त जब पावर में थे तो दोनों ने पूरी लड़ाई लड़ी है। अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो ने NRO ले लिया था, इससे आपको याद होगा कि इससे पहले यहाँ पे ये थे उस वक्त मेरा नसरुल्लाह खान साहब थे, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ डील कर ली जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे मुशर्रफ के साथ। ये मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो से अलायंस बना रहे थे, लाहौर में नवाबजादा के जरिए बन गया, उसको क्लाउड को यूज़ किया और जनरल मुशर्रफ से डील ले ली, बाहर चले गए और सारी अपोजिशन बैठ गई थी। बेनज़ीर भुट्टो ने यही मौका ढूंढा, उन्होंने आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उन्होंने साइन किया लंदन में। साइन करने के बाद मुशर्रफ से NRO ले लिया, उन्होंने यूज़ कर लिया ये नवाज शरीफ को। पहले नवाज शरीफ ने यूज़ किया इनका क्लाउड, फिर बेनज़ीर भुट्टो ने यूज़ कर लिया कि उन्होंने अपनी डील ले ली। अब देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। सो कहने का मतलब ये था कि इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का नेकलेस भी नहीं लेने दिया उनको, जो आज एक दूसरे के साथ भाईचारा दिखा रहे थे। जब मौका मिलता है उन्होंने इनकी हुकूमत तोड़ी, उन्होंने इनको पता नहीं ज़ियाउल हक का बाप कहा, बेटा कहा, पता नहीं क्या कुछ कहा। लास्टली मैं कहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये कमेंट है, उस पर मैं चाहूँगा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, कि उन्होंने कहा जनाब कि पूछा जाए इससे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कि जब रियासत में आप होते हैं तो जो रियासत के अंदर रियासत थी, जो गिलानी साहब ने तकरीर की थी कि रियासत के अंदर एक रियासत है, हमने तो कहा था पूछें उसामा बिन लादेन कैसे आया है, आपने कहा जी नहीं ये बताएं कि आपने अमेरिकन को वीज़े कैसे दिए। तो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा गिलानी साहब से पूछा जाए कि रियासत के अंदर जो रियासत होती है इसके ऊपर भी उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूँ वैसे कैसे यार ये वैसे प्यारे लोग हैं नवाज शरीफ साहब, दाद दें, ये काले कोट पहन के सर मेमो गेट में आपको याद होगा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने काले इन्होंने कोट पहने। मेमो गेट कौन लाया था ये पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ? वो जनरल शुजा पाशा लाया था जो DGISI थे। ये उन्हीं के कहने पे इन्होंने काले कोट पहने, दोनों भाइयों ने सर। ये सुप्रीम कोर्ट में गए, इफ्तिखार चौधरी साहब के जरिए इन्होंने मेमो गेट पे इन्होंने कमीशन बनवाया जिसमें ये इनको गद्दार डिक्लेयर करवाना चाहते थे, गिलानी साहब को या हकानी साहब को, जरदारी साहब को, पूरी पीपल्स पार्टी को। मेमो गेट पर अगर कौम को याद हो भाई, अगर उनके हाथ कसे जा रहे थे हुकूमतों के, रियासत के अंदर रियासत ऑपरेट कर रही थी, तो मियाँ साहब तो उस रियासत के अंदर रियासत जो उसको सपोर्ट दे रहे थे। ये तो उसका गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी और मेमो गेट पे दे वर स्टैंडिंग विद द स्टेट विद इन स्टेट। आज वो कह रहे हैं कि गिलानी साहब से पूछा जाए कि जनाब कि आपको कैसा फील हो रहा है। अब मतलब मेरा दिल चाह के मैं अपने सारे पीट लूँ यार। क्या साहब आपने और मैंने इस तरह की बड़ी APCs और ये जोड़ तोड़ देखा, हर किस्म के दोस्त दुश्मन इकट्ठे हो जाते हैं जब उनके मफादत यकसा होते हैं। मगर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आया जो है सियासतदान ही बुरे थे या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको मौका ही नहीं दिया, रियासत के अंदर रियासत वाली थ्योरी कि इन्होंने दिया ही नहीं है। मैं समझता हूँ जवाब दोनों के दरमियान में है
कि यहाँ माशाल्लाह हमारे सियासतदानों में भी बहुत कमी नहीं छोड़ी, जिस तरह की गवर्नेंस की और करप्शन मारदाड़ का वो रहा, मगर अच्छे सियासतदानों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी मौका नहीं दिया कि उनको आगे बढ़ावा दे। यहाँ चुन चुन के पिक एंड चूज करके 85 में भी एक लॉट लाई गई, 2002 में भी लाई गई। अब फिर वो उस तरह की बातें सुनते हैं कि जनाब पिक एंड चूज करके ये जो लाए गए आपके खास तौर पर साउथ में, जो है अच्छे आदमी को, गरीब आदमी को, दरमियानी मिडिल क्लास के आदमी को, पढ़े लिखे ईमानदार आदमी के लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि वो आगे आए। चुन चुन के निकाला जाता है, उनको खतरा समझा जाता है कि जनाब क्योंकि ये खुल के बात करते हैं, मीडिया में भी ऐसे ही है और पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही है। सो ये दरमियान में है। मेरा ख्याल है सियासी कल्चर अगर प्रमोट किया जाए, बर्दाश्त की जाए और अलाउ किया जाए, ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट में भी करने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से नज़र मारने की ज़रूरत है। बहरहाल ये लगता ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो आज तकरीर की है, बड़ी धुआंधार तकरीर की है कि हमारी असेसमेंट ये है कि इनके 6 महीने पहले जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी जनरल बाजवा साहब को वोट देने पर, लाइन में लग के इन तमाम लोगों ने वोट को इज्जत देने की बजाय इन्होंने जनरल बाजवा साहब को वोट दिया। तो लगता यही है कहीं ना कहीं पे फिर कोई ब्रेकअप हुआ है और कुछ डिमांड्स होंगी डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब के कैंप की तरफ से कि हमें कंसेशन दें, फिर हम हटते हैं। शायद मरियम नवाज साहिबा जो हैं, मेरा ख्याल है उनके लंदन जाने की भी शर्त हो सकती है, या नवाज शरीफ साहब के भगोड़ा डिक्लेयर किया गया उसके बाद भी वो गुस्से में होंगे। बहरहाल लगता यह है कि इमरान खान साहब के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक बड़ा पावरफुल शो किया है, बड़ी पावरफुल तकरीर की है, तो देखते हैं इसमें से इमरान खान साहब और बाजवा साहब का जो एक जोड़ी है इसमें से कैसे निकलते हैं, या उनका बयान जो है ना नवाज शरीफ साहब का वो एक दफ़ा फिर डोमिनेट करता है।